वेलकम बैक टू चैनल केमिस्ट्री। वंस अगेन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया लेक्चर जो कि क्लास 12 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 12 का जो टॉपिक है आज का वो होने वाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमें वन बाय वन देखना है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि ऐसी सारी प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, हमारे पास सिंपल सा एक लिक्विड है। ठीक है, ये H2O है, हमने क्या किया, इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करना है। ठीक है, तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे इसमें, तो ये क्या होगा, इसमें जब हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है कहीं ना कहीं सरफेस पे आएंगे और ये अंदर भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्यूट के पार्टिकल पूरे सोल्यूशन में क्या हो जाएंगे, मतलब पूरे लिक्विड में फैल जाएंगे और फैलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, मतलब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसको ही बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अब ये क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने ऐड किया है एलिवेशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड करोगे उतना ज़्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल होता है डेल्टा टीवी। ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट मींस मोलैलिटी, यानी यहाँ पे जो टर्म्स होता है वो मोलैलिटी यूज होना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मोलैलिटी टर्म यूज करना है। ओके, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं के बी, यानी के बोलते हैं, और बी इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, और एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 इंटू W1, क्योंकि ये तो मोलैलिटी वाला टर्म है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ गए हैं क्लास 11 में भी। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और उसको हम लोग एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा TF। अब आपने किसी लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी एक दूसरे के अपोजिट ही माने जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड करोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा। तो डेल्टा TF जो होगा, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यहाँ पे TB ना लिख TF लिखेंगे, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से लिया गया। उसके बाद में डेल्टा TF जब हम ओपन करेंगे तो इसको KF इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1 ये लिखेंगे। ओके, उसके बाद में KF हमारा क्या है, KF हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने क्या बोलते हैं इसको, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है। उसके बाद में जो तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकती है। तो उससे पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को यानी कि कितना मिनिमम प्रेशर लगाया जाए कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है वो रुक जाए। ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है उस पर कितना मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट किया जाए कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है CRT के। ठीक है, ओके, तो पाई इक्वल टू CRT होता है। C यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, और T यहाँ पे टेम्परेचर है, और पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है। हम लोग इसके आगे टर्म्स में क्या यूज़ करेंगे, इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल थोड़े सॉल्व करेंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे। अभी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बची है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको P0 लिखेंगे। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर P0 होता है, और जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो PS लिखा जाता है। तो इसमें ये बताया कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी प्योर लिक्विड में तो जो सोल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम बनेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0,
और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे मोलैलिटी वर्ड नहीं यूज़ किया गया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यूज़ किया गया, तो आपको इस चीज़ को याद रखें कि मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया गया है इसको, ठीक है। और पी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अब यहाँ पे हमने N2 ऊपर क्यों लिखा, N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिया गया है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की आप निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जितने भी टाइप के हमारे जो 4 टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमने देखा है, और इसके आगे हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसी वीडियो के पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी लेक्चर में ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली 1 से 2 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि इन सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स को 1 बाय 1 सारे देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास में ये है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। हमको क्या करना है कि इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो सॉल्यूट पड़ा है वो क्या है, ग्लूकोज है। उसके बाद में मोलर मास उसका दिया है 180, ठीक है। मोलर मास नहीं भी दे सकता है तो आपको ग्लूकोज का मोलर मास पता होना चाहिए, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। केएफ की वैल्यू दी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब भी डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सोल्यूट है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो सोल्यूट का नेचर या तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा या इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें हमें 1 फैक्टर ऐड कर लेना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो फिर हमें उसमें 1 फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन हम करेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो हमने देखा कि 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज की क्वांटिटी दी है 60 ग्राम, यानी कि क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है। और मास ऑफ सोल्यूट को किससे लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट को लिखते हैं W2 से, ठीक है। तो W2 हमारा कितना है, 60 ग्राम। आपको जब तक क्वेश्चन में गिवन चीज़ें फाइंड आउट नहीं हो पा रही तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यानी कि सबसे पहले जो आपका आइडिया होना चाहिए वो क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास 60 ग्राम ग्लूकोज गिवन है। मोलर मास इसका होता है M2 को मोलर मास बोलते हैं, डायरेक्ट बात है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल होता है इसकी यूनिट। उसके बाद में वो कह रहा है कि 250 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो वाटर का जो मास है वो W1 लिखा जाता है, यानी कोई भी लिक्विड होता है जो उसमें डिसॉल्व होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई केएफ की वैल्यू तुम्हारे पास 1.82 है, सॉरी 86 है, ठीक है। तो जो जो चीजें हमको गिवन थी वो हमने इसमें लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन भैया, कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमसे पूछा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टीएफ पूछा है हमसे, टीएफ निकालने को कह रहा है, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है, जो कुछ भी होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है, वो हमको पता होना। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, ठीक है। जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर कहा जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये चीजें हमको क्वेश्चन में नहीं बताएगा, ये हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे कौन सा लगाना है क्वेश्चन, हमको लगाना है डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 1 फैक्टर लगाना है नहीं लगाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि जो सोल्यूट है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो सोल्यूट का नेचर अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 फैक्टर नहीं लगाना है। अगर सोल्यूट का नेचर इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें वहाँ पे 1 फैक्टर लगा देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको, यानी ये चीज़ जो है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे T0F माइनस TF, क्योंकि डेल्टा TF को क्या लिखते हैं, T0F माइनस TF, और इसको क्या लिखेंगे KF इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ओके। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि यहाँ बोर्ड पे नीचे थोड़ा सा स्पेस है ना, बहुत कम स्पेस बचा है, ठीक है, जिससे कि देखना भी चाहिए। तो यहाँ पे जब T0F कितना होता है, T0F मतलब प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273.15 होता है। अब TF क्या होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हमें निकालना ही है, ठीक है। KF की वैल्यू कितनी दी है, 1.86 दी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 60 ग्राम ऑलरेडी दिया है, और 180 इसका मोलर मास होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम, और 1000 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि हमको ये रखना होता है किलोग्राम में, ठीक है। तो किलोग्राम में रखने पर हमारा जो कैलकुलेशन आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कट हो रहा है, इसीलिए मैं ये देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ बार बार कि ये कैलकुलेशन देखनी चाहिए। तो यहाँ से हम 63 था 180 एंड दिस इज 4 टाइम, ठीक है। यहाँ से भी कट हो सकता है 0.62 आई थिंक, ऐसे, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई दुनियादारी करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 273.15 माइनस TF इक्वल्स टू 0.62 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 2 4 सॉरी 4 2 8 एंड 6 4 24, 2.48। तो TF जब निकालेंगे तो TF इधर लाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 273.15 माइनस 2.48, है ना। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 270 पॉइंट कुछ आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि हमारा जो वाटर सॉरी जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, 270 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में जो सोल्यूट होता है, सबसे पहले सोल्यूट का नेचर पहचानना है, फिर वही डिसाइड करेगा कि हमें 1 फैक्टर लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
इसको हटा देता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो सॉल्व हो चुका है कि भाई इसका जो आंसर आएगा वो 270 पॉइंट कुछ आ जाएगा और आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब हमारे पास बोर्ड में थोड़ी कम जगह है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा कंजूसी के साथ बोर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हमको क्या करना है कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड। कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड का मतलब जो सॉल्यूशन बना है उसमें कितने ग्राम मास पड़ा हुआ है। मास मतलब कंपाउंड पड़ा हुआ है, मतलब कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कौन सी चीजें पूछी हैं, कौन सी चीजें गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मास ऑफ कंपाउंड का मतलब कितना ग्राम क्वांटिटी उसमें पड़ी हुई है, ये पूछा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आंसर 2 में हमसे क्या पूछा है, सोल्यूट का मास पूछा है, ठीक है। उसके बाद में इसका मोलर मास दिया, वो कह रहा है कि ये जो चीज पड़ी हुई है इसका मोलर मास 256 ग्राम है, 256 ग्राम पर मोल, ठीक है। टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। टू बी डिजॉल्व मतलब इतने मास को बेंजीन में डिजॉल्व कर दो, तो जिसमें डिजॉल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट मोलर मास, सॉरी सॉल्वेंट को क्या लिखते हैं, W1, तो W1 इक्वल टू कितना, 75 ग्राम, ठीक है। 75 ग्राम मास है ना ये। इतने ग्राम में डिजॉल्व किया जाए टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय, दिस इज की पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या की पॉइंट है, यहाँ पे की पॉइंट ये है कि जब भी डेल्टा TF या डेल्टा TB वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर कभी बाई करके टेम्परेचर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डेल्टा TF या डेल्टा TB होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में बात हो रही है इसलिए ये वाली वैल्यू क्या है, डेल्टा TF है, ठीक है। तो डेल्टा TF ही डायरेक्ट दिया है 0.48 केल्विन, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था हमें, ठीक है। तो उसके बाद आ जाओ, अब हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। सबसे पहली बात तो सोल्यूट का नेचर नहीं पता है, इसका मतलब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, इसीलिए हम इसमें वन टफ फैक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली क्या लगाएंगे, काफी गर्मी है एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ठीक है। तो ये यूज करेंगे। तो डेल्टा TF की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया है 0.48, KF की वैल्यू तुमको दिया है 5.12, ठीक है। और W2 हमें पता नहीं है कि कितना ग्राम पड़ा है, बट यहाँ पे मोलर मास दिया है 256 इंटू W1 75। अब 75 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हमको इसको काट पीट देना है, तो यहाँ पे 256 टू जा 500 टर्न होता है, बट ये 5.12 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जब कट करोगे तो 0.02 से कट होगा, ठीक है, बिकॉज 2 टाइम्स 0 पीछे जाएगा, पॉइंट पीछे जाएगा। उसके बाद में इसको हम 25 से काट रहे हैं, 5 4 का यानी 40 एंड 3 का, ओके, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या करेंगे, जब W2 निकालेंगे हमारा, तो W2 क्या निकलेगा, W2 निकालने के लिए 0.48 है ना, 0.48 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और ये तुम्हारा डिवाइड में चला जाएगा सारा, 0.02 मल्टीप्लाई 40, तो हमने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया और यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24। अब ये 6 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 4 टाइम जा 4 6 जा, है ना। अब ये क्या हो गया तुम्हारा 6 to 18 डिवाइड बाई 10, यानी कि हमारे पास 1.8 ग्राम सोल्यूट उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें पड़ा हुआ है सोल्यूशन बनाने में वो कितना है, 1.8 ग्राम, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, अब लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये डेल्टा TF और डेल्टा TB वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सबसे पहला हमारा काम है कि सोल्यूट के नेचर को पहचानना। अगर सोल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो वन टफ फैक्टर लगा लेंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात। अच्छा, इसके बाद मैं इन दो क्वेश्चन को ऊपर से डाल रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा हार्डर क्रिएट करना है। अब मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा जिससे कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से विजिबल होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, यानी 30 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, 1 लीटर में, एंड इट हैज अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट सेम टेम्परेचर देन व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है और यहाँ पे 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी एक सॉल्यूशन इधर मान लो, एक सॉल्यूशन इधर मान लो, ठीक है। 2 सॉल्यूशन है, तो हमको क्या करना है, और दोनों ही ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, यानी सोल्यूट क्या है, सेम है। तो हमको क्या करना है, इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी है पहले वाले सॉल्यूशन के लिए, वो कह रहा है कि 4.98 है, और इसमें जो सोल्यूट पड़ा है यानी कि जो सोल्यूट का अमाउंट है वो है हमारा 30 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं 30 ग्राम ग्लूकोज है पहले वाले सॉल्यूशन में, और इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, ए लीटर मतलब 1 लीटर, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि दूसरा जो है ना दूसरा सॉल्यूशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना 1.52 है, ठीक है। एट सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो है ना मान लो यहाँ 300 है, तो यहाँ भी टेम्परेचर क्या है 300 है, तो इस समय इसका जो कंसंट्रेशन है ना वो क्या है, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट पड़ा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो या टेम्परेचर इक्वल हो, तो जो चीज़ इक्वल होती है वो हमें इक्वेट कर देनी है दोनों सोल्यूशन की, ठीक है। इस वाले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, इस वाले का निकालेंगे, जो चीज़ इक्वल होगी उन दोनों को हमें क्या कर देना, इक्वेट कर देना, ठीक है, सिंपल सी बात।
तो हमको क्या करना है, इसके लिए पाई इक्वल्स टू सी आर टी लगाएंगे, ठीक है। तो हमने इसके लिए पाई में मान लिया, तो पाई इक्वल्स टू पाई कितना है 4.98। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, ठीक है। आर टी हमें रखना है ऐसे ही, क्योंकि आर कांस्टेंट ही होता है और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें आर टी ही लिख दिया, ठीक है। दूसरे वाले के लिए अगर लगाएंगे तो 1.52 ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल्स टू सी आर टी लगाएंगे, ठीक है। सी पता नहीं है क्योंकि वो पूछ रहा है, और आर टी क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करें, जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उनको हमें इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 4.98 डिवाइड बाई 30 और मल्टीप्लाई 180, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा टेन, ये आर टी हो जाएगा। कितना इस वाले के लिए आ गया कि ये कितना आ जाएगा, आर टी इक्वल्स टू 1.52 डिवाइड बाई सी, ये आर टी। अब ये आर टी क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आइसोटोनिक हो या सेम टेम्परेचर पे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड हो, दो सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो आपको ये करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 4.98 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 1.52 डिवाइड बाई सी। बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व कर लेना तो ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, बढ़िया बात। नहीं सॉल्व हुआ तो बहुत बढ़िया बात। तो 1.42 मल्टीप्लाई 30, इसको इसके 4.98 मल्टीप्लाई 180, इसको हमने 6 टाइम मार दिया, ठीक है, 6 टाइम मार दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड ऐसा नहीं होगा तो हमको क्या करना है, हम आप जो है ना छोटा सा फोन लाएंगे, ये छोटा सा फोन, इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें जल्दी करनी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले इसमें देखता हूँ कि वही कैलकुलेटर कहाँ से है भाई। ओके, कैलकुलेटर मिल गया हमें, और हमको क्या करना है, 1.52 डिवाइड बाई करना है 4 पॉइंट कहाँ है इसका भैया, इससे बढ़िया तो नहीं से 5 6 30, लगभग 30 से डिवाइड कर दो यार, 30 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब हम इसको 30 से डिवाइड कर देंगे 1.52 डिवाइड बाई 30, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगा ना वो 0.05 मोलर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डिवाइड करने पर हमारा कंसंट्रेशन कितना निकलेगा, 0.05 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आइसोटोनिक बोला जाए या ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम टेम्परेचर वगैरह वगैरह, तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम बहुत जल्दी है इसको, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है और फिर 5th नंबर का। आज हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, ये 5 क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से करना है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या करें, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टीवी होता है, तो टीवी पूछना है, ठीक है। उसके बाद में व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4, 4 ग्राम क्या है, 4 ग्राम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। अब MgSO4 है, हमने क्या बताया, जब भी डेल्टा टीवी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले सोल्यूट का नेचर पहचानना है कैसा है। तो सोल्यूट का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है, MgSO4 एक सॉल्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट, ठीक है। उसके बाद आपको एक गोल्डन लाइन मिलेगी यहाँ पे, एज्यूमिंग दैट MgSO4 अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। इसका मतलब जब भी आपको ये मिल जाता है ना कि कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन, तो इसका मतलब वो वाटर में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो MgSO4 जब आयोनाइज हुआ तो इसका मतलब आपको वाटर फैक्टर लगाना है, बस डिजॉल्व इन 100 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। और ये MgSO4 का मोलर मास है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, M2 लिखेंगे, 120 ग्राम पर मोल, ठीक है। Kb की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है कि Kb भैया इतना रख लेना, 0.52 किलो कैल्विन पर मोल, कैल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये रख लेना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कौन सा वाला लगाना है, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू I इंटू केवी इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। मैंने वांट ऑफ फैक्टर लगा लिया है, क्यों लगा लिया है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, MgSO4 अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में वांट ऑफ फैक्टर लग जाएगा, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर लगेगा, वांट ऑफ फैक्टर लगने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर लगा दिया हमने। और वांट ऑफ फैक्टर जो MgSO4 की बात करेंगे, MgSO4 तो ये ब्रेक होता है Mg डबल प्लस में और प्लस SO4 माइनस 2 में। तो यहाँ पे जितने आयंस बनते हैं उतना ही वांट ऑफ फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर इसका है 2। डेल्टा टीवी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टीवी को लिखेंगे टीवी माइनस T0V। T0V कितना होता है, 3703115, वाटर का दिया नहीं होगा। आई कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर 2 दिया है। केवी कितना है, 0.52 है। W2 में कितना दिया, W2 दिया 4 ग्राम, कितना 4 ग्राम पड़ा, M2 120 और W1 कितना है 100। इसको 1000 से कर लेंगे डिवाइड। इतनी सारी चीज़ें आपको आती हैं,
ठीक है। अब अगर आपको इतना आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर ये 2 टाइम्स चला गया, 1 0 बचा है अभी, है ना, यानी 2 0 मर गए, 1 0 बचा, 1 0 ये भी मर गया, तो ये 4 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे टीवी माइनस 373.15 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स दिस इज 1.04 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसको हमने जब किया तो कितना हो जाएगा 3 3 9 बचा कितना 1 3 4 12 0.34 कर दिया। तो टीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टीवी इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 373.15, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 3 और 1 4 373, ये हमारा आंसर आ जाएगा 373.49, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 373.49। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या ज्ञान की बात प्राप्त की है, इस क्वेश्चन में हमने ये लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया था और हमको क्या करना है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर पहचान करके लिख देना है, ठीक है। ओके बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट हमको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आज की बात क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे ये लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना एंड फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वाटर क्या है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की जो बात होती है वो रिलेटिव लोडिंग वाले क्वेश्चन में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला क्वेश्चन रिलेटिव लोडिंग का है, ठीक है। अब हमें क्या पहचानना है, जो चीजें गिवन है तो उसको हमें पहचान लेना है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना, यानी वाटर का वेपर प्रेशर क्या लिखा जाएगा पी नॉट, तो पी नॉट है 373.16 किलो पास्कल, चाहे तो ये वैल्यू रख लें चाहे ये वाली वैल्यू रख लें, 23 है ये, ठीक है। तो हमने ये रख लिया। पीएस आपसे पूछा है कि इसमें जो पीएस होगा वो क्या होगा, ठीक है। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5%, 5% मतलब कि जो मास ऑफ सोल्यूट है ना वो 5 ग्राम होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम होगा, ठीक है। और सोल्यूट क्या है यूरिया है, तो यूरिया का मोलर मास भी होगा, मोलर मास कितना है 60। तो हमने ये सारी चीजें लिख ली है। अब हमें क्या करना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये हमें रख लेना है फॉर्मूला, क्योंकि रिलेटिव लोडिंग का यही क्वेश्चन होता है, इसी से निकालते हैं रिलेटिव लोडिंग। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है पी नॉट 3.16 माइनस पी एस डिवाइड बाई 3.16 इक्वल्स टू N2 क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो 5 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 60 प्लस 95 डिवाइड बाई 18, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा है वाटर, ठीक है। तो जब हम इतना करते हैं तो 3.16 माइनस पी एस डिवाइड बाई 3.16, अच्छा यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी एस डिवाइड बाई 3.16, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जब डिवाइड करोगे तो जब ये कितना आएगा 0.08 डिवाइड बाई 0.08 प्लस 5 ये जब डिवाइड करोगे 95 को 18 से तो आपका क्या हो जाएगा 5.27 मेरे ख्याल से 5.27 ऐसा कुछ आता है जब को डिवाइड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3.16 माइनस पी एस डिवाइड बाई 3.16 इक्वल्स टू 0.08 एंड ये हो जाएगा 8 बोलोगे तो 5.35, यस 5.35। अब वही जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई जब जाएगा तो मैं इसको बता देता हूँ कि आपका आंसर कितना आना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सहारा दूंगा, सहारा तो लेना ही पड़ेगा, 0.08 डिवाइड बाई 5.35, ठीक है। जब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आया 0.014, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा 3.16 माइनस पी एस इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई जाएगा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक मिनट, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 0.014 मल्टीप्लाई 3.16, ठीक है। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आया 0.044, ठीक है। तो पी एस जब निकालेंगे तो पी एस इक्वल्स टू इधर जाएंगे इसको इधर लाएंगे तो 3.16 माइनस 0.04, ठीक है 044 मतलब, तो पी एस इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 0.12 है ना, ओ सॉरी 3.12 प्लस 3.1196 करके कुछ आएगा, तो 3.12 किलो पास्कल ये हमारा आ जाएगा। अब आप लोग इनमें से कुछ सोच रहे हैं कि सर जो है कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि यहाँ कैलकुलेशन अपने आप बाई सेल्फ करना चाहिए, बट एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना होता है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर देखेगा कौन यार। तो इस तरीके से जो मास ऑफ यूरिया था वो हमने रख लिया है। रिलेटिव लोडिंग का क्वेश्चन ये था
अगर आप पहली बार विजिट किए हैं और आपने ये वीडियो पूरा देखा है, तो आपको जितनी प्रॉब्लम होती है ना, सारी चीज़ें वो इसमें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत ही इत्मीनान सुकून के साथ में बनाई हैं। और आई होप आप इस वीडियो को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आपका अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी इसके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम लोग आगे वीडियो में भी लाने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।